सभी को नमस्कार। 8 महिला कवियों की हिंदी कविताओं के संकलन मुझे हाल ही में प्राप्त हुए हैं। उनमें से वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और अन्य कविताएं, यह अनामिका का नया कविताओं का संकलन है, जो वाणी प्रकाशन दिल्ली से 2022 में प्रकाशित हुआ है। अनामिका भारतीय साहित्य की प्रख्यात हस्ताक्षर हैं, जानी मानी कवि, कथाकार और स्त्री विमर्शकार वे हैं। भारतीय नारी के संघर्ष, उसकी अस्मिता, उसकी मनीषा और उसकी प्रज्ञा को पारंपरिक बोध और आधुनिकता बोध दोनों के साथ अनूठी अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविताओं में और कथाओं में और निबंधों में दी है। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और अन्य कविताएं, इस किताब की भूमिका जाने माने आलोचक सुधीश पचौरी ने लिखी है और मैं उस भूमिका से कुछ वाक्य पढ़ना चाहता हूं। एक उत्तराधुनिक समीक्षक किस प्रकार से अपने समय की एक तेजस्वी कवि को, प्रखर कवि को समझता है, यह उनके इस वक्तव्य से जाना जा सकता है। अनामिका माधुर्य भाव की कवयित्री हैं। वे स्त्रियों के शोषण, दमन, वेदनाएं, संताप और संचित दुखों को चालू रेडिकल स्त्रीत्ववादियों की तरह किसी तेजाबी भाषा में नहीं कहती, बल्कि व्यंग्य वक्र मिठास के साथ कहती हैं। वे कविता को पुल्लिंगी सत्ता के खिलाफ किसी एफआईआर की तरह दर्ज नहीं करती, बल्कि मीठा उलाहना देकर उसकी ताकत को भी व्यर्थ करती चलती हैं। इस मायने में वे मुझे भ्रमर गीत की गोपियों की तरह उपालंभ को अपना अस्त्र बनाती लगती हैं, और जिस तरह सूर की गोपियां अपनी वक्रोक्तियों और उपालंभों से उद्धव की सारी उद्धवता को निरस्त कर देती हैं, उसी तरह अनामिका अपनी मीठी वक्रोक्तियों और उपालंभों से पुल्लिंगी प्रतीकों को निरस्त्र करती चलती हैं। इस दृष्टि से एक अलग पहचान स्त्री विमर्शकार के रूप में भी और एक कवि के रूप में भी एक बड़ा दायरा समेटते हुए अनामिका ने साहित्य के क्षेत्र में बनाई है, जैसा सुधीश पचौरी ने इस वक्तव्य में, इस भूमिका में बताया। अनामिका दिल्ली के गली मोहल्लों की औरतों से साक्षात्कार करती हैं। वे पाखंड को तार तार करती हैं। धर्म चिंतन बाई बाई इस कविता में, मशीनी अनुवाद की जो विसंगतियां हैं उन पर वे कविता लिखती हैं। स्त्री की वेदना को अनूठी अभिव्यक्ति देती हैं। कटुता कहीं नहीं है, समझ है, दुख की समझ उनकी कविताओं में है। जीवन जन्म मरण का फेरा, निंदिया का एक द्वीप रच दूं, आधा अंधेरा है आधा उजाला है, कोख, इस तरह की बहुत सारी कविताएं इस संकलन में हैं। और एक निश्चल भाव से पुरुष समाज से मुठभेड़ निर्द्वंद भाव से अनामिका करती हैं, और परंपरा की समझ गहरी कविता साधना के साथ उनमें जिस तरह से उतरती है, उसके कारण यह संभव हो सका है। और उसमें जो उनका उनका व्यंग्य वैभव है, हास्य की छटाएं जो उनकी कविता की हैं, वो उनकी कविता को और भी पठनीय बनाती हैं, रोचक भी बनाती हैं।
इस संकलन में गगन में गैब निसार उरे, इस खंड में 3 कविताएं हैं, जिनमें पुराने दोस्तों से और दुश्मन से भी साक्षात्कार है। देखी तुम्हारी दुनिया साधो, इसमें दुनिया के बीच अनामिका विचरण करती हैं। इसमें मेरा जूता है जापानी शीर्षक से कविता है। आइसोलेशन वार्ड में पखेरू इस शीर्षक से कविता है। और भी बहुत रोचक कविताएं हैं। और वर्किंग वीमेंस हॉस्टल की जो छवियां जितनी बारीकी से अंकित की गई हैं, वर्किंग वीमेंस हॉस्टल शीर्षक खंड में, वह हिंदी कविता का एक अलग चेहरा प्रस्तुत करती है। अधिक न कहकर मैं कुछ अंश कविताओं के पढ़ूंगा। अनामिका की कविताओं में सूफीवाद की एक समकालीन पहचान उभरती है और जीवन की आज की जटिलताओं के बीच अमीर खुसरो को वे उतारती हैं। दिल्ली गली मोहल्ले की वे औरतें 1275, यह अमीर खुसरो के समय को लेकर के कविता उनकी है। खुसरो पर आईनासाज उपन्यास भी उनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसमें खुसरो को जिस तरह से उन्होंने स्मरण किया है, खुसरो की कविताओं की समझ के साथ, उसके कारण यह कविता एक इतिहास को, खुसरो के दर्द को और उसके संघर्ष को हमारे समय में एक पहचान देती है। आशी शीर्षक कविता है। उन्होंने कहा हैंड्सअप, एक एक अंग फोड़कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। मेरी तलाशी में क्या मिला उन्हें, थोड़े से सपने मिले और चांद मिला, सिगरेट की पन्नी भर, माचिस भर उम्मीद, एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी, एक अभेद्य लिपि में, अपनी धरती को, हलो धरती, कहीं चलो धरती इत्यादि। ये कविता है। इससे एक दायरा कितना बड़ा कविता का अनामिका खोलती हैं, पूरी समकालीनता की समझ के साथ। विस्फोट कविता है जो भाषा के बारे में भी एक बयान है। पहला बम फोड़ती है हरदम भाषा ही, उंगली उठाकर, उंगली जो एक सामने वाले पर उठती है तो 4 अपनी तरफ। भाषा की अलग अलग जेबों में अलग अलग पॉकेट बम, विस्फोट अर्थों अनर्थों का, टुकुर टुकुर देख रहे हैं शब्द सारे, सब कुछ है धुआं धुआं, जिंदगी फिर पड़ रही है ककहरा, याद आ रहे हैं आइंस्टीन, तीसरा युद्ध जो हुआ तो चौथा पाषाण युग के हथियारों से ही लड़ा जाएगा। यह कविता लंबी कविता है और कविता की जो भाषा है, किस तरह से एक अलग तरह की भाषा तलाश करती हैं अनामिका। यह एक भाषा की तलाश, उसकी जद्दोजहद उनकी सभी रचनाओं में हम देखते हैं, चाहे वे गद्य में लिखी हुई कथाकृतियां हों, 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास उनका, या आईनासाज उपन्यास, या उनके निबंध, सभी में भाषा की तलाश जिस तरह से अनामिका करती हैं और भाषा की मुश्किलों से भी वो जूझती हैं और जिस तरह से भाषा का विराट संसार वे रचती हैं, गांव गिरांव की भाषा से वे लेती हैं, अपने घर बार की भाषा से वे शब्दावली मुहावरे लेती हैं, अपने समय समय से, अपने समकालीनों से जिस तरह से वे भाषा लेती हैं, पुराने कवियों से जिस तरह से लेती हैं, ये भाषा की एक समृद्धि उन्हें एक अच्छा कवि बनाती है। मशीनी अनुवाद कविता है।
अपनी सारी खिड़कियां खोले, दाढ़ी खुजलाता है कंप्यूटर। कविता का कैसे अनुवाद मैं करूं है ईश्वर। शब्द नहीं है, महामौन की वल्लरी से घिरे ये हैं पुराने दरख्त। मैं इनकी हरियाली बांचूं तो कैसे। किसी शब्दकोश में नहीं मिलते इनके निहितार्थ। मिलते हैं पोखर पर जाड़े की धूप से खिले, इत्यादि। अनामिका की काव्य यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव इस कविता संकलन के द्वारा हमारे सामने आता है। एक दूसरी कवि उषा रानी राव हैं। उनका एक काव्य मेरे सामने है, कविता की आंच में पिघलता अंधेरा। एक अलग तरह का काव्य है और पठनीय है। उषा रानी राव कवि हैं, आलोचक हैं, अनुवादक और समीक्षक भी हैं। वे पाल्डविन महिला महाविद्यालय बेंगलुरु में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। कतिपय आलोचना पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। बदलता नहीं नेपथ्य, सत्ताएं संवाद नहीं करती शीर्षक से 2 कविता संग्रह इसके पहले उनके प्रकाशित हुए हैं। कहानी संग्रह भी उनका प्रकाशित है, नदी गायब है इस शीर्षक से। और भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्य और साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने किए हैं। सबसे प्रशंसनीय बात उनके बारे में यह है कि उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कन्नड़ रचनाकारों के हिंदी अनुवाद किए हैं। चंद्रशेखर कंबार, विदेशी रचनाकारों के भी हिंदी अनुवाद उन्होंने किए हैं। हिंदी से कन्नड़ में भी अनुवाद उन्होंने किए हैं। सिद्धलिंगैया की कविताओं का कन्नड़ से हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है। इस दृष्टि से सराहनीय कार्य वे साहित्य के क्षेत्र में करती आ रही है। कविता की आंच में पिघलता अंधेरा मुझे इस दृष्टि से एक उल्लेखनीय रचना लगी कि कन्नड़ के एक महान कवि, संत कवि कनकदास की कविता का नए सिरे से कविता में मौलिक रूप में पाठ यह रचना करती है और इसके माध्यम से कनकदास से भी हम परिचित होते हैं। ये बोधि प्रकाशन जयपुर से 2021 में किताब छपी है। परंपरा बोध के साथ अपने समय में आस्था की तलाश करती हैं उषा रानी राव, और मूल्यवत्ता और अर्थवत्ता के साथ बुद्ध की करुणा और संतों की वीतरागता उनकी कविता में व्यक्त हुई है। कनकदास की कविता से वे प्रभावित भी हैं। उनका एक वक्तव्य कविता में इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर छपा है। निर्मम अंधेरे के बीच छत्ते के मधु की तरह नस नस में भरी थी बुद्ध ने करुणा। मूल्यों के क्षरण काल में बची हुई करुणा, भर रही है जीने की आस, पसर रहा है प्रकाश कविता बनकर। वे आस्थाशील कवि हैं उषा रानी राव, और कविता की आंच में पिघलता अंधेरा यह एक खंडकाव्य है। 5 खंडों में मौलिक रचना उनकी है। कन्नड़दास कन्नड़ साहित्य में मध्यकालीन काव्य के एक बड़े रचनाकार हैं, और संत कवियों की कविता की वानगी तो है ही उनकी कविता में, पर खेतों खलिहानों और कृषकों के जीवन को उन्होंने विषय बनाया और उनके जीवन से आध्यात्मिक रूपक भी उन्होंने कविता में गढ़े। रामधान्य चरितम उनकी प्रसिद्ध रचना है जो कर्नाटक में अत्यंत लोकप्रिय है। जन जन का हृदयहार यह रचना बनी हुई है शताब्दियों से,
और उषा रानी राव ने इसका पुनः पाठ करते हुए, पुनः रचना इसकी करते हुए अपने नायक तातप्पा के संघर्ष की यात्रा इसमें बयान की है। तातप्पा के माध्यम से कनकदास के जीवन दर्शन को भी उन्होंने अभिव्यक्ति दी है इस कविता में। और जैसा कि कनकदास की कविता में होता है, चावल और रागी धान इसमें पात्र बन करके आते हैं। और दोनों धानों को उषा रानी राव मानव समाज के चरित्रों का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करती हैं। उनके माध्यम से अनेक सांस्कृतिक अवधारणाओं को वे व्यक्त करती हैं। एक उदाहरण नमूने के तौर पर मैं प्रस्तुत करता हूं। और जिस तरह से भाषा कविता की इस पूरी प्रतीकात्मकता के साथ और खेत खलिहान के रूपक उठाते हुए कनकदास की परंपरा से अपने आप को जोड़ते हुए उषा रानी राव ने बनाई है, उसके नमूने के लिए रूप रस गंध से धरती का मधुमय छंद हूं, मेरे वात्सल्य से होता रहा आलोकित कृषि यज्ञ, दिवस पहर पक्ष मास में अमृत रजत अन्न हूं, कर परिक्रमा मेरा मैं ही अन्नपूर्णा हूं, सधैर्य बोला चावल। ये एक विवाद की भी कविता बनती है, चावल और रागी के बीच विवाद की, और अनेक निहितार्थ फिर इसके खुलते हैं उषा रानी राव की कविता के द्वारा। तीसरी उल्लेखनीय कवि आज की चर्चा में रंजना अरगड़े हैं। रंजना अरगड़े समीक्षक हैं। समीक्षक के रूप में कदाचित ज्यादा चर्चित वे रही हैं और शमशेर बहादुर सिंह जैसे बड़े कवि के साथ लंबे समय तक वे रही हैं, उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। शमशेर के अंतिम वर्ष उनके जीवन के, शमशेर बहादुर सिंह के, उनके आवास पर सुरेंद्र नगर गुजरात में व्यतीत हुए। शमशेर पर काम भी उन्होंने किया है। उनको मैं तब से देखता आ रहा हूं जब वे शमशेर बहादुर सिंह के घर पर आई थी उज्जैन में। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के महान कवि, समकालीन भारतीय साहित्य के सबसे बड़े कवियों में से एक। वे प्रेमचंद पीठ पर उन दिनों आमंत्रित साहित्यकार के रूप में रह रहे थे विक्रम विश्वविद्यालय में, और वे शमशेर जी पर ही शोध कर रही थी। उस समय उनसे बातचीत का मौका मिला। तब से मैं रंजना अरगड़े ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, अपनी साहित्य दृष्टि को, उसको दूर से देखता आ रहा हूं। उन्होंने बड़ा विकास अपना किया है पिछले 40 वर्षों में। मेरा ख्याल है कि 40 वर्ष लगभग बीत गए तब से लेकर अब तक। उनके लेख और कविताएं भी बीच बीच में पढ़ने में आती रही हैं। ये खिड़कियां, झरोखे और लड़कियां उनका कविता संग्रह है। मैं समझता हूं कि यह पहला कविता संग्रह उनका है। शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, खिड़कियां, झरोखे और लड़कियां। यह 2022 में प्रकाशित हुआ है, अनन्य प्रकाशन दिल्ली से। और अनामिका के बारे में मैंने बात की। वो जिस प्रकार से स्त्री के संघर्ष को राधा भाव में डूब करके एक महादेवी वर्मा का नवावतार प्रस्तुत करते हुए बयान करती हैं। रंजना अरगड़े भी स्त्रियों के जीवन की व्यथा कथा कहती हैं। उनका अपना एक अलग तरीका है कहने का। और बहुत सारी कविताएं एक पारिवारिक जीवन के, माँ बहन के साथ अंतरंग संबंधों की उनकी कविताएं हैं। वहां पर अनेक कविताएं हैं।
बहने शीर्षक कविता है। माँ का मायका इस शीर्षक से कविता है। एक स्त्री का आत्मविस्थापन ये और कुछ बहुत निसर्ग से नैकट्य को बयान करती हुई कविताएं हैं। मोरों ने अपने पते बदल दिए हैं। जीवन के संघर्ष की कथा कहती हुई कुछ कविताएं हैं। कुछ कविताएं पढ़ते हुए गगन गिल की स्मृति आती है। गगन गिल बड़ी कवि हैं। वे बहुत महीन संवेदना के तारों में, उनकी गुत्थियों की गुंजलक में अपनी कविता रचती हैं। कितना अंतर दोनों में है। यद्यपि रंजना अरगड़े की कविताएं कहीं कहीं गगन गिल की कविताओं की याद दिलाती हैं, पर बहुत दूरी दोनों के बीच में। रंजना जी में बहुत साफ गोई है और सीधे सीधे बयान करती है। बहुत बारीक बुनाई, बहुत बारीक कताई नहीं है। माँ शीर्षक कविता में वे कहती है, क्या कुछ हो रहा है, कभी अंधड़ कभी सन्नाटा, कभी मंद पवन की लहरियां, दूर कितनी दूर चला गया हो मानो तुम्हारा मन हमसे, जबकि वह ठीक तुम्हारी आंखों में बैठा हमें देख रहा होता है। हम ही हमेशा से बेखबर कौन सा कर्तव्य बोध निभा रहे हैं, कौन जाने। ये एक प्रघट्टक है इस कविता में। अगले प्रघट्टक में वे कहती हैं, मुझे कब तक सिखाओगी कर्तव्य बोध, जब तक सीख नहीं लेती यह सीखना कब तक चलेगा। जब तक सीख नहीं लेती कब तक सीख लूंगी, जब तक सीख नहीं लेती। जीवन की आखिरी सांस तक मैं भी तो सीख ही रही हूं। खत्म नहीं होता है सीखना। सीखना समझ लेना है और समझना मुक्ति। किसकी मुक्ति, मेरी या तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी। ये एक अलग तरह का शिल्प संवादों के द्वारा, माँ और बेटी के संवादों के द्वारा इस कविता में बनता है। और कहीं तल्खी उभरती है, बहुत तल्खी के साथ धारदार भाषा में पैनी अभिव्यक्ति भी होती है। विज्ञापन शीर्षक कविता इस तरह की है रंजना जी की, जिसमें वो कहती हैं, आदमकद मर्दों को विवश बनाने वाली ये औरतें, इनके जादू का तो कहना ही क्या। चुपचाप निर्विरोध मार खाती पिट सकती हैं ये उन्हीं मर्दों से जिनको विवश बना सकती हैं ये औरतें। वो जानती हैं कि जादूगरनियां हैं वे, अपनी ताकत जानकर इस्तेमाल न करना कितना बड़ा जादू है, और इसे सिर्फ औरतें ही जानती हैं। ये तल्ख गहरी अभिव्यक्ति एक अलग तरह की भाषा में रंजना गढ़े की कुछ कविताओं में मिलती है। चौथी जिन कवि महिला कवि का संकलन मुझे प्राप्त हुआ, वो वाजदा खान है। वो खड़िया शीर्षक उनका कविता संग्रह सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से 2022 में प्रकाशित हुआ है। ममता कालिया जो स्वयं जानी मानी कथाकार हैं हिंदी की, उन्होंने लंबी भूमिका इसकी लिखी है। वाजदा खान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वे एक अच्छी चित्रकार मानी जाती हैं हमारे समय की, और उनके चित्रों की प्रदर्शनियां बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में हुई हैं। कई प्रदर्शनियां उनकी इस तरह की हुई हैं। इसलिए इसलिए उनकी कविता को पढ़ते हैं
तो उनका चित्रकार रूप भी उसमें झलकता है। उनके चित्र भी हम देखते हैं जो कि इस किताब में भी उनका चित्रकार रूप सामने आता है, तो कविताएँ उसमें बोलती-सी लगती हैं। कविता और चित्रकला का आपसी गहरा रिश्ता उनकी रचनाओं में हमारे सामने आता है। एक चित्रकार होने के का नाते वाजदा खान अंधेरे और उजाले के गुथाव को समझती हैं और वो सांकेतिक अभिप्राय के साथ उसे कविता में बुनती हैं, जिस तरह से चित्रों में वे उसको उकेरती हैं। ऐसे नहीं आता उजाला, अपने साथ अंधेरा भी लाता है। कई बार उजाले की चमक अंधेरे को उजला कर देती है। असंभव की क्रिया शीर्षक से कविता है। काले चित्र सी सौंदर्यमयी मीमांसा, कितनी उदात्त कितनी मधुर, पर कालों का अंधेरा भी बहुत गाढ़ा है। ये रंगों की पहचान उसके साथ अनेक कविताएं इस तरह की उनकी हैं। नीले काले आसमानी आकाश में सुनहरे रुपहले सितारों के बीच उड़ती हरी तितली सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती, अचानक रजनीगंधा के फूल सी महकती, आकर बैठ गई ओठों पर, वजूद मेरा ढल गया तमाम रंगों में, और वादा किया हरी जमीन के सब्ज रंग लेकर, उम्मीद के छक सफेद रंग में, 5 वक्त की अजान के गहरे मध्यम हल्के टोन में, शंख की ध्वनि के टोन मिलाकर उम्मीद के गहरे रंग बनाएंगे। ये रंग भी इसमें आते हैं तो उम्मीद के आते हैं और गहरे रंग आते हैं। अंधेरे का अर्थ उनकी कविताएं तलाशती हैं। अंधेरा सिर्फ नीला या काला नहीं होता, यह मैंने रंगों को बरतने के बाद कुछ कुछ जाना। यह बात दीगर है कि यदि हरे रंग की भरमार है तो अंधेरा हरापन लिए होगा। यह तो एक चित्रकार की जो समझ है शेड्स की और रंगों के मिश्रण की, वो जिंदगी में भी उसी तरह रंगों का मिश्रण होता है। इसकी उसको ये कविताएं निरूपित करती हैं। आदि और आदि अंत से परे जो है उसको कहीं तलाशती हैं ये कविताएं सगुण निर्गुण के बीच तमाम रंग, आदि अंत से परे, बगैर किसी जुमले बगैर किसी इबारत के, काली रातों में घूमते जुगनू हैं कि सितारे। बहुत छोटी छोटी कविताएं ज्यादातर हैं। अभी जो जिन बड़ी कवियों की हमने चर्चा की, अनामिका और उनके बाद रंजना भी और उषा रानी राव भी, उनकी अनेक कविताएं बड़ी बड़ी कविताएं भी हैं। वाजिदा खान की कविताएं बहुत छोटी छोटी हैं, कुछ 3 पंक्तियों की भी हैं, कुछ 4-5 पंक्तियों की भी, लेकिन मासूम महीन और बारीक अभिव्यक्तियां कम पंक्तियों में वे करती हैं। रंगरेज कविता है। 5-7 पंक्तियों की है। रोज रंगती हूँ एक चांद रंगरेज बनकर, फिर तहा कर रख लेती हूँ देह में उलझी वक्राकार रेखाओं में, कोई कोलाज तो बने। ये सन्नाटा शीर्षक कविता है। सन्नाटा ओढ़ा था रात ने, मैंने खामोशी और तुमने अंधेरा। संकेतात्मक अभिव्यक्तियां इन कविताओं की विशिष्टता है। दूसरी जो 5वीं कवि जिनका संकलन मुझे मिला, संकलन तो पहले का छपा हुआ है, कुछ पहले का, वे आभा बोधिसत्व हैं। सीता नहीं में इस शीर्षक से उनका
कविता संकलन है। वाणी प्रकाशन से 2019 में ये किताब छपी है। आभा बोधिसत्व 2007 से पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है और लेख और कविताएं दोनों उनकी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आभा बोधिसत्व सहज भाव से स्त्री जीवन के राग और विराग की, उसके सौंदर्य की चर्चा करती हैं और छोटी छोटी कविताएं ही इस संकलन में उनकी हैं। विलंब से उनका यह कविता संकलन प्रकाशित हुआ, लेकिन पठनीय कविताएं हैं। एक कविता जो मुझे अच्छी लगी आभा की, वह मैं पढ़ रहा हूं। और कविता ही खुद कहती है, बोलती है जो कुछ कवि के बारे में कहा जा सकता है। अपनी ओर से उसके अतिरिक्त मैं क्या कह सकता हूं। बाहर बाहर निकलो शीर्षक है कविता का। जल्दी जल्दी चाय बनाओ, नहीं तो घर से बाहर निकलो। जल्दी 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 खाना लाओ, नहीं तो घर से बाहर निकलो। जल्दी जल्दी कपड़े और जूते लेकर आओ, जल्दी जल्दी कपड़े और जूते ले आओ। जाओ जल्दी जल्दी जाओ, स्त्री हो मिट्टी सिर्फ मादा बन जाओ, नहीं तो घर से बाहर निकलो। गांधी के बंदर बन जाओ, नहीं तो घर से बाहर निकलो। एक और कविता जो पढ़ी जा सकती है, अब मैं, इस शीर्षक से है। धरा हूं, पेड़ हूं, हरा हूं, जिसे चाहूं दूं फल। फूल हूं, जिसे दूं खुशबू। अन्न हूं, जिसे चाहूं दूं तृप्ति। रोना त्याग कर, पानी अपनी आंखों में बांध कर। यह वह पानी नहीं जिसकी परिभाषा तुम्हारे पास है कुलबोरनी नदी। यह नदी है गंगा जो रोई मेरे साथ, यमुना भी। यह वह पानी है जिसमें मैं जीती हूँ। यह वह पानी है जिसमें मैं जीती हूँ अपने अस्तित्व में। अब मैं। इतनी यह कविता है। और एक युवा कवि जिस प्रकार से आगे ले जाती है स्त्री विमर्श कविता के माध्यम से, उसका यह उदाहरण उनका कविता संग्रह बनता है। पडिक्कमा इस शीर्षक से संगीता गुंदेचा की कविताएं प्रकाशित हुई हैं। वाणी प्रकाशन से इसी साल 2000 वाणी प्रकाशन से इसी साल 2023 में। और जानी मानी हस्ताक्षर हैं संगीता गुंदेचा, समीक्षक, कथाकार और कवि के रूप में उनका वक्तव्य है। अलग वानगी उनकी कविता की है, उनके वक्तव्य से भी जाना जा सकता है। यदि कविता प्रार्थना की तरह लगातार हो रही है, ये पूर्वारंभ शीर्षक से उनका जो वक्तव्य है उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। यदि कविता प्रार्थना की तरह लगातार हो रही है, हम उसमें शामिल भर हो सकते हैं। इस इस शामिल होने में अक्सर हम पाते हैं कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के इतने पास हैं, इतने पास कि हमारे लिए वहाँ कोई अवकाश नहीं है। पर कभी-कभी शब्द और अर्थ के बीच कोई दरार दिखाई दे जाती है, जहाँ से थोड़ा-सा प्रकाश या अंधकार फूटता या रिश्ता दिखाई देता है। वह थोड़ी देर हमारे साथ खेलता है, फिर विलीन हो जाता है। इसे ही हम कविता लिखने या पढ़ने के अनुभव के नाम से पुकार सकते हैं। मालवी भाषा की अर्थविच्छित्तियां और देशज कविता का ठाठ, शब्द और अर्थ के बीच की दरार को पाटने का यत्न उनकी कविता में हम देख सकते हैं। और
एक कविता वियोग शीर्षक कविता जो इस संग्रह की है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। दार्शनिक अभिप्राय, जीवन दर्शन गुथ करके आता है कविता में। बिछिया सौंपी, कंगन सौंपे, करधनी सौंपी, बाजूबंद सौंपे, फूल चढ़ाए तुम्हारी देह पर, तट छूटा, वट छूटा, घट छूटा, रह गई अकेली जोहती बाट, चले गए निठुर तुम किस घाट। यह एक कविता है। दिन डूबा रात हुई, सितारे उभरे आंसुओं की तरह। इतनी ही एक कविता है। उदाहरण काव्य शीर्षक है एक खंड इस कविता संग्रह में, जिसमें संस्कृत और प्राकृत के कतिपय पद्यों की अनुरचना है। चूंकि कवि संस्कृत की विदुषी हैं, उस नाते ये अनुरचनाएं पठनीय हैं। सातवीं कवि सुमन सिंह हैं, उसके हिस्से की जगह इनका कविता संग्रह है। प्रतिश्रुति प्रकाशन कलकत्ता से 2018 में छपा है। सुमन सिंह की कविताएं साक्षात्कार, समावर्तन, साहित्य चेतना आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। कहानी संग्रह छंगुरी नाम से उनका 2016 में प्रकाशित हुआ था। उनकी कहानियां कथाकोश नाम से जो कथा संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें उनकी कहानी संकलित है। सांस्कृतिक यात्राएं यूरोप के कई देशों की उन्होंने की हैं। यह उसके हिस्से की जगह, यह भी एक हमारे समय की स्त्री कवि का उल्लेखनीय कविता संग्रह है। भाषा की ताजगी उनकी शीर्षक उनकी कविताओं में मिलती है। कचास शीर्षक कविता है, जिसमें कच्चेपन का काव्यात्मक बयान किया गया है। कचास खटास से भरती है। किस प्रकार से कविता को, यह हम उसमें देखते हैं। सुमन सिंह सांस की टहनी पर सुस्ताने की बात करती हैं। गुस्से के बारे में वे कहती हैं, गुस्सा शुरू होता है किसी रंग से और खत्म होने तक मन को लीप देता है काला। दुख का रंग दुख का रंग सबका अपना अपना होता है। दुख की पहचान के द्वारा आदमी की पहचान वे करती हैं। मां पर लिखी हुई कविता, पिता के देहावसान पर शीर्षक से, आमीन शीर्षक से कविता, ये भावपूर्ण कविताएं हैं। और जितनी महिला कवियों की बात हम कर रहे हैं, प्रायः सभी ने मां पर कविताएं लिखी हैं और बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। अनुभूति प्रवण कविताएं मां पर इन कवियों ने लिखी हैं। आठवीं कवि, जो कदाचित सबसे कनिष्ठ इन कवियों की, महिला कवियों की कतार में हैं और बहुत अलग तरह की कविताएं लिखती हैं, वे चिन्मयी त्रिपाठी हैं। और पति और कवि अनामिका, जो उनकी मेंटर रही हैं एक अर्थ में, इन सब के रागात्मक संबंधों की छाप उनकी कविताओं में हम देखते हैं। उनकी भाषा पर घर परिवार की बोली का बारीक असर भी दिखाई देता है। और जो नई पीढ़ी के युवा
है उनकी बोली, उनकी भाषा की पकड़ भी दिखाई देती है। धरती माई पर कविता है। दौड़ धूप का खेल कब तक खेलोगी धरती माई, क्यों नहीं जग ले लेती कभी। ये अच्छी अभिव्यक्ति है और ये मालवी भाषा से उठाई गई अभिव्यक्ति है। और एक अलग तरह का मुहावरा है, क्यों नहीं जग ले लेती, ये जो धरती के लिए कहा गया है। भाषा की ताजगी और एक अलग तरह की भाषा की तलाश, अभिजात भाषा के घेरे और दायरे तोड़ करके जो भाषा बहुत बासी हो गई है, सड़ान से भर गई है, उससे दूर हट करके एक ताजगी भरी भाषा अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए इस कवि ने तलाश की है। किसी लड़की को शैतान कहना हो तो शैतान का स्त्रीलिंग क्या होगा, यह तलाश वे जिस तरह करती हैं वह उनकी कविता में देखा जा सकता है। बहुत ही महीन और बेहतरीन कविता इस संकलन की, जो उनका संकलन है अपनी कही। और यह भी वाणी प्रकाशन से अभी अभी छप करके आया है 2022 में, और चर्चित भी हुआ है अन्यत्र। वह क्षितिज की ओर कविता इसकी बेहतरीन कविता है। माँ बेटी के रिश्तों के नए अर्थ खोजती हुई यह कविता बहुत छोटी सी घटना के भीतर से जीवन के अर्थ तलाशती है। किस तरह माँ रोज रोज मेट्रो से जाती है काम पर, रोज की तरह टिकट खरीदने के लिए कतार में लग जाती है। एक चित्र इसमें खींचा गया है और एक नाटकीय क्षण पकड़ा गया है, बारीकी से पकड़ा गया है। एक क्षण में समय का बड़ा आयाम समा जाता है। अच्छी कविता इस संकलन किया है। और कुछ कविताओं में किस्सा गोई और थिएटर परफॉर्मेंस की दुनिया आती है, जो कवि के अपने अनुभव हैं। चिन्मयी अपनी कविताओं में समय को बुनती हैं, ताजमहल की नक्काशी और उसके बेलबूटों में रमती हैं, लाल किले के लाल रंग अपने लहू में पाती हैं, एलोरा एलोरा रजंता में अपनी चेतना गुथी हुई पाती हैं। नए प्रतीक भी उन्होंने रचे हैं। दूसरी उड़ान कविता उनकी है, जिसमें बूढ़े बाज का प्रतीक है, बारीकी से बहुत साभिप्राय रूप में यह प्रतीक गढ़ा गया है। रोजमर्रा की दुनिया से भी चीजें उन्होंने उठाई हैं, उनको वे तत्काल प्रतीकात्मकता दे देती हैं। पुराने प्रतीकों को समकालीन वे बना लेती हैं, समकालीन वस्तुओं को प्रतीक वे बना लेती हैं। चकरगिन्नी कविता है, इसमें धरती एक कामकाजी औरत का प्रतीक बन जाती है। हमारे घर परिवार की दुनिया से धरती का प्रतीक कवि ने जोड़ दिया है। मैं बैठ नहीं सकती धरती बोली, कभी देखा है कामकाजी औरतों को आराम फरमाते, ट्रेनों में, मेट्रो में, किचन या सड़कों पर। ये पंक्तियां हैं इसमें। इसी कविता में अच्छा बिंब उभरता है अंत में। मैं बैठ नहीं सकती, मेरी साधना अलग है, सूर्यदेव बैठ सकते हैं मौन योगी बनकर। धरती कामकाजी स्त्री बन जाती है, योगी बनकर बैठा सूर्य पुरुष का प्रतीक बन जाता है, जो निष्प्रह तटस्थ और साक्षी बना रहता है। थोड़ा निष्प्रह तटस्थ और साक्षी भले ही वो बना रहे, पर उसकी मौन स्वीकृति बड़ा महत्व रखती है। यह जो दर्शन है स्त्री पुरुष के संबंधों का, उसको घर के वातावरण में, घर बार, आंगन चौबारे के बीच इन कविताओं में उतार दिया गया है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण
अपनी कही इस शीर्षक की कविताओं में मिलता है। घर-बार का, आसपास की दुनिया का, प्रकृति का, जंगलों का, पेड़-पौधों का ऐसा गहराई से निरीक्षण कविताओं में कम होता जा रहा है। हमारे जीवन में इस तरह का निरीक्षण, अवलोकन कम होता जा रहा है और इन कविताओं को यह जो रीडिंग है निसर्ग की, इकोसिस्टम्स की, पर्यावरण की, यह महत्वपूर्ण बनाती है। कई दुर्लभ क्षण अपने पर्यवेक्षण से चिन्मयी पकड़ती हैं। गिलहरी के बच्चे किस तरह से उनकी कविता में आते हैं। टेक्नोलॉजी से बहुत सारे अभिप्राय वे लेती हैं। स्क्रीन सेवर अच्छी कविता है इस दृष्टि से। बदलते हुए पर्यावरण और आधुनिकता की विसंगति की पहचान के लिए यह एक प्रतीक बन जाता है इन कविताओं में। और बहुत साहस और खिलंतड़ापन अनेक कविताओं में मिलता है। बेबाकी से, बहुत साफगोई से सच उगाड़ कर रख देने की हिम्मत कविताओं में, इन कविताओं में आती है। राम नाम असत्य है, यह कविता अच्छी कविता है और बहुत हिम्मत के साथ भी लिखी गई है। पाखंड को तार तार करने वाली कविता। इस कविता की पूरी परिकल्पना ही अनोखी है। कबीर भी इसमें आते हैं, राम भी एक कतार में हमारे आज के जीवन में इसमें क्यू में खड़े हुए हैं। पूरी साफ गोई से राम कथा को एक नई व्याख्या इस कथा में दी गई है और जो द्वंद्वात्मक संरचनाएं, एक पैरेलल स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं, उसकी वजह से ये कविता संरचना की दृष्टि से बहुत अच्छी कविता बन गई है। और गुरु गंभीर साहित्य की दुनिया में एक रिलीफ की तरह है, ताजा झोंके की तरह ये कविताएं आती हैं। व्यंग्य है इनमें जो कि छील कर रख देता है। बहुत पेने धारदार व्यंग्य की तलखी कविताओं में है। आज की ताजा खबर यह कविता है जो सारी उपभोक्ता संस्कृति को, किस तरह से मीडिया काम करता है, किस तरह से खबरें पकाई जाती हैं, इस सब का पर्दाफाश करती है। किस तरह से खबरें बेची जाती हैं, बनाई जाती हैं, कुक की जाती है, इस पर अच्छी टिप्पणी यह कविता है। इसमें विरोधाभास और विरोध अलंकारों का प्रयोग अच्छा किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारी कविता का। उत्प्रेक्षाओं का जमावड़ा इसमें कविता में किया गया है। ताजा है पर बदबूदार सड़ी गली सी, बड़ी घमंडी तुड़ी मुड़ी सी गुड़ी मुड़ी सी, नहीं बनी है फिर भी देखो बनी ठनी सी, बलबल करती खलबली सी खबर चली। शब्दों का खेल इस तरह से इसमें चलता है और कितने चेहरे हमारे समय के इसमें उद्घाटित होते हैं। अंतर यात्रा और बहिर्यात्रा दोनों चिन्मयी की कविता में चलती है। भीड़ में एकांत तोड़कर उनका कवि अपने में डूबता है। शोर शराबे के बीच ध्यान और संधान करता लगता है उनका कवि, या लगती है उनकी कवि। कुंभ कविता है। इसमें बाहर फैले हुए पाखंड का विखंडन किया गया है। लोगों के पाप धोते धोते मैली हो गई गंगा की चर्चा की गई है। उसके साथ भीतर मन की शांत गुफा में बहती नदी का बिंब भी रचा गया है। आवाजों के जंगल के बीच भीतर के अनहद नाद को सुनती हुई कविता यह हमको लगती है। एक अच्छे साहित्य की परिभाषा बनाने की कोशिश इन कविताओं में की गई है। बढ़िया साहित्य वह है जिसे 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक पढ़कर आनंद ले सकें। यह भी एक अच्छी रचना की और अच्छे साहित्य की परिभाषा मानी जानी चाहिए। हर अच्छे साहित्य पर यह लागू यद्यपि नहीं हो सकती। गगन गिल की कविताओं पर, उनके बारे में तो शायद नहीं कहा जा सकता। हालांकि मेरे हिसाब से वे भी अच्छी कवि हैं, बड़ी कवि हैं हमारे समय की। और भी अनेक कवियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक कविता और एक कहानी वह भी हो सकती है जिसे 10 साल का बच्चा पढ़े तो उसकी भी तबीयत खिल उठे। प्रौढ़ व्यक्ति, युवा व्यक्ति पढ़े तो वह भी खुश हो सके। 90 साल का बूढ़ा पढ़े तो वह भी आनंद ले सके। उसके बावजूद वह हमारे समय की एक महत्वपूर्ण रचना भी बनी रहे। यह इस तरह की कविता की एक पहचान ये कविताएं बनाती हैं। 8 महिला कवियों की चर्चा मैंने की।
आसान नहीं है महिला कवियों की चर्चा करना, उनके संघर्ष, उनके जद्दोजहद को समझना। चर्चा इसलिए भी की है कि स्त्री विमर्श जो भारत के संदर्भ में, भारतीय साहित्य में जो स्त्री विमर्श का चेहरा होगा, वह इन कविताओं से उभरता है। तो पश्चिम के अंधानुकरण पर वीमन लिप का नारा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। भारतीय स्त्री, भारतीय युवती, भारतीय लड़की के संघर्ष जिस तरह से इन कविताओं में आते हैं, वो एक परंपरा के बोध के साथ, आधुनिकता के बोध के साथ और पूरी पूरी परिपक्वता के साथ इसमें आते हैं। तो यह आशान्वित करता है, महिला विमर्श की दृष्टि से भी, नारी विमर्श की दृष्टि से भी इन कविताओं को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।